Hello guys, welcome back to our YouTube channel Youth Academy, and today we will continue Charter Act 1833 जो हमने जहाँ तक किया था कल अभी आज कंटिन्यू करेंगे। हमने कर लिया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर हमने देखा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर देखा नेक्स्ट अमेंडिंग एक्ट जो 20 ईयर्स के बाद आया, कब आया था 1793 में। उसके बाद हमने देखा 1813 का एक्ट जिसमें जो मोनोपोली थी वो ऑलमोस्ट एंड हो गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अमेंडिंग एक्ट जो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आया था, जो खामियां थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसमें पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर की शुरुआत की गई। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे और जो भी गवर्नर जनरल थे उनके बीच में जो उनके पावर थे, उनकी शक्तियाँ किस हद तक सीमित है, ये समझाया गया, समझाने की कोशिश की गई इसमें। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में जो हमने समझाया था PITT, पी मीन्स पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पोजीशंस के रूप में जाना गया, ब्रिटिश पोजीशन, पहली बार ब्रिटिश पोजीशंस कहा गया। और जो पहली बार जो भी लॉज थे जो इंडिया में बनाए जा रहे थे वो कहाँ इंट्रोड्यूस किए गए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये सब हमने आपको समझाया है पिछली क्लास में, अभी जस्ट हम रिमाइंडर दे रहे हैं, रिवीजन। और पहली बार डबल टी से आप याद रख सकते हैं, डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जैसे समझाया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ कमर्शियल डिसीजन लेंगे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव है, पॉलिटिकल, वॉर, मिलिट्री अफेयर्स जो भी इससे रिलेटेड थे वो सारे डिसीजन कौन लेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर हमने देखा 1793 का एक्ट, फिर उसके बाद जो मोनोपोली एकदम एंड की कर दी गई सिवाय टी ट्रेड और ट्रेड विद ओपियम को छोड़कर। जो ओपियम का ट्रेड होता था चाइना के साथ, उसको छोड़कर 1793 में देख चुके हैं हम। अब आगे देखते हैं। ये अभी जानते हैं कि ये अभी हमने बताया कि फर्स्ट टाइप ऑफ सेंट्रलाइजेशन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में आया, 1773 में। और फाइनल स्टेप कोई पूछे तो 1833। इसमें समझाने का है कि जैसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, डिसेंट्रलाइज। जो शक्तियां थी, जो सब बॉम्बे यहाँ पर प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे यहाँ पर था और कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहाँ थी, यहाँ पर मद्रास। इन दोनों की क्या थी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर अलग अलग थी। जो लॉ इम्प्लीमेंट करने की पावर और जो लॉ मेकिंग पावर थी वो अलग अलग थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये क्या होने लगी, जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो धीरे धीरे हो, किसकी लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर धीरे धीरे किसके पास जाने लगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास।
तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर किसी देश का विकास करना हो तो उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत आवश्यक है। शक्तियों का बंटवारा है वो निचले स्तर तक हो, तो उससे, जैसे कि यहाँ पर कोई स्टेट है, कोई राज्य है या फिर कोई क्षेत्र है, उसका अगर विकास करना हो तो उसके अलग अलग चैलेंजेस हैं, उसके उसके अलग अलग ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं। तो ये कोई भी उछली स्तर पर व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि इस राज्य में या इस क्षेत्र में कौन कौन से चैलेंजेस है। तो जो निम्न स्तर की सरकारें होंगी वही पता कर पाएंगे। इसलिए जो डिसेंट्रलाइजेशन पर शक्तियों का जो बंटवारा है बहुत आवश्यक है इस वजह से। पर ये धीरे धीरे क्या होने लगी, इनकी शक्तियां बॉम्बे और गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता के पास या बंगाल के पास जाने लगी, जिस कारण से इनकी जो शक्तियां थी वो एकदम कम होने लगी। और ये 1773 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद खत्म कब हुआ? 1833 में। फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जो लेजिस्लेटिव पावर थी, लॉ मेकिंग पावर थी, वो पूरी तरीके से किसके पास चली गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। और उसी रेगुलेटिंग एक्ट में एक नई डेजिग्नेशन बनाई गई जो पूरे इंडिया पे इम्प्लीमेंट होती है, उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो भी प्रेसिडेंसी थी, जो भी मेन प्रेसिडेंसी थी, सबकी जो क्या कहते हैं, प्रेसिडेंसी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनकी शक्तियां का किसके पास दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। एक नई डेजिग्नेशन बनाई गई है, देखते हैं। फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाई गई एक नई डेजिग्नेशन। और जो लॉज थे वो कोडिफाइंग रूप में एक सभ्य तरीके से उनको, जो पहले जो रेगुलेशन होते थे वो उतने असरदार नहीं होते थे, उनको एक्ट्स के तौर पर एक पार्लियामेंट में उनको पेश किया जाता था, फिर उसके अप्रूवल के लिए, फिर उसको एक बुक में, लॉ बुक में, उसको लिखित रूप में पूरी तरीके से कर दिया जाता था, जिससे ये असरदार होने लगी। एक्ट्स को असरदार बनाने के लिए ऐसा किया गया। द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर। जो भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और मद्रास थे, वो उनकी लेजिस्लेटिव पावर, जो लॉ मेकिंग शक्तियां थी, वो खत्म कर दी गई पूरी तरीके से। द गवर्नर जनरल ऑफ हैड लेजिस्लेटिव पावर और एंटायर ब्रिटिश इंडिया। जो गवर्नर जनरल बनाया गया उसके पास क्या थी? लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग पावर थी एंटायर इंडिया की, जैसे अभी हमने समझाया। अब देखते हैं। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड। जो उसकी काउंसिल थी उसके पास अथॉरिटी थी किसी भी जो प्रपोजल आया उस पर डिस्कस करने की, डिबेट करने की, और उसको अमेंड करने की शक्ति थी, या फिर उसको रिपील करने की, और उसमें कोई भी चेंजेस ला सकते थे किसी भी अमेंडमेंट में। और वो किसको जवाब देते? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जवाब देते, जो उनकी काउंसिल होती थी। इंडियन टेरिटरीज वेयर द ब्रिटिश फॉरेन, इसमें समझाया गया। अब आगे देखते हैं। द एक्ट्स of 1833 provided that the all laws made in India were to be laid before the parliament। जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो किसके सामने पेश किए जाएंगे? सबसे पहले पार्लियामेंट के सामने, ताकि उनकी वैल्यू बढ़ सके और उनमें जो भी चेंजेस लाने हो उस समस्या के मुताबिक उसे सही ढंग से ला सके, ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें अभी तक कितने सारे चेंजेस लाते जा रहे थे, पर कोई ग्राउंड लेवल पर उतना असर नहीं हो रहा था। ये हम आगे देखेंगे इसकी मुख्य वजह क्या थी। अब आगे देखते हैं। उसको कोडिफाइंग रूप में लिखेंगे। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज डायरेक्टेड अंडर द चार्टर एक्ट टू सेट इंडियन लॉ कमीशन। जो इसके अंदर
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 के अंतर्गत एक लॉ कमीशन भी बनाया गया जो इंडिया का पहला लॉ कमीशन था। उसमें देखते हैं लॉर्ड मैकाले के कमीशन के अंदर फर्स्ट लॉ कमीशन वाज सेटअप बाय चार्टर एक्ट ऑफ। अब ये क्वेश्चन भी इसमें आते हैं प्रीलिम्स में, ये सब बुलेट पॉइंट है, आपको रटने की जरूरत है। इसमें जो भी एज इट इज लिखा हुआ है, एज इट इज जो भी लिखा है उसको पूरे आपको मगअप करने की आवश्यकता है। ये पूरे क्वेश्चन बनते हैं। जो फर्स्ट लॉ कमीशन था किसके द्वारा सेटअप किया गया? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, जो उसके चेयरमैन थे। कौन से एक्ट में लाया गया पहला लॉ कमीशन? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ कमीशन वाज टू इंक्वायर, इसमें दिया गया है कि जो लॉ कमीशन है उसकी क्या मतलब जो मुख्य तथ्य थे उसमें उनकी जो रिडक्शन थी, जो भी कार्यकर्ता होगी उनके गवर्नर जनरल की और उनकी काउंसिल की, वो क्लियर की गई। कौन से रूल्स थे, कोर्ट्स क्या, सुप्रीम कोर्ट की क्या जुरिडिक्शन थी, वो किस हद तक फैसले ले सकती थी, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये अन्य तरीके के वो लाए। और जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी वो अपनी रिपोर्ट को किसके सामने पेश करती? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। इस लॉ कमीशन के द्वारा ये सुझाया गया, जैसे हमने अभी पहले भी बताया। अब देखते हैं कि पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, इसको लीगलाइज्ड क्यों कहा गया। जो कॉलोनाइजेशन थी इसमें लीगलाइज्ड कर दी गई पूरी तरीके से। जो भी कॉलोनाइजेशन होती है उसका अर्थ होता है मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन। जैसे हमने समझाया भी, जो भी प्रेसिडेंसी की पावर थी वो पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई। जो बॉम्बे और मद्रास थे उनकी जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी और भी अन्य प्रकार की जो प्रेसिडेंसी इंडिया में थी उन सबकी पावर क्या कर दी गई? पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई। तो उसको, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए जो सेंट्रलाइजेशन का स्तर था वो मैक्सिमम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, इसलिए मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं इसे। इसी को हम कॉलोनाइजेशन भी कह सकते हैं। जो टोटल पॉलिटिकल एंड लीगल पावर होती है उन पर पूर्ण रूप से उनका कब्जा हो गया। अब देखते हैं लीगलाइज्ड, ये सब बुलेट पॉइंट आपको याद रखने की आवश्यकता है। एज इट इज लीगलाइज्ड द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो पहले हमारे थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो भी गवर्नर जनरल थे उसमें कौन सी पावर दे दी गई? सिविल और मिलिट्री पावर। जो भी उनकी सिविल और मिलिट्री पावर थी गवर्नर जनरल बंगाल की, अब वो पूरे इंडिया के लिए किनके पास थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास थी, जो कि थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले हमारे गवर्नर जनरल। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन किया गया। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर। जब हम देखा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड लेजिस्लेटिव पावर ओवर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। यही समझाया गया है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हीं के पास ही सारी लेजिस्लेटिव पावर अब थी। अब वो जो सरकार थी वो किनके नाम पे चलाई जा रही थी? हिज एंड हर मैजेस्टी। जो भी क्राउन थे, राजा थे, उनके सब नाम पे। क्राउन की नहीं, सॉरी, हिज एंड हर मैजेस्टी। क्राउन पे हम आएंगे 1858 के बाद, वो अलग क्लास में देखा जाएगा। अभी 1833 के बाद जो गवर्नमेंट थी वो किनके नाम पे चलाई गई? हिज एंड हर मैजेस्टी। क्या आएगा? हिज एंड हर मैजेस्टी। It ended the activities of East India Company as commercial body and became an administrative body. जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दी गई? सिर्फ प्रशासन के तौर पर देखा गया, ना कि उनको जो भी कमर्शियल राइट्स थे वो छीन लिए गए। अब देखते हैं रेगुलेटिंग, इसमें क्या क्या मेन बुलेट पॉइंट याद करने की आवश्यकता है जो अभी हमने पढ़ा। रेगुलेशन बिकम एक्ट। जो रेगुलेशंस थे वो क्या बन गए? एक्ट बन गए। अब
एक्ट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन। तो जैसे अभी हमने समझाया कि जो भी लॉज या रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए जा रहे थे, जैसे हमने देखा 1781 का अमेंडिंग एक्ट, 1773 से जो भी रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किया गया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, फिर 1793 में रेगुलेटिंग एक्ट आया 1830 में। तो ये सब ज़्यादातर यहाँ तक तो फेलियर साबित हुआ है। उसके बाद भी कोई असरदार जो भी रेगुलेशन थे उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंट्री है आज के दौर में, कंट्री 3 स्तर पे चलती है। सेंटर में पीएम, स्टेट में सीएम चीफ मिनिस्टर, एंड जो आप बनेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट में डीएम। अगर पीएम कोई भी आदेश देता है जैसे स्वच्छ अभियान, कोई भी कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था या हेल्थ केयर या सिक्योरिटी के मामले में, तो अगर ग्राउंड लेवल पे किसका कार्य होता है? स्टेट लेवल पे सीएम का कार्य होता है इम्प्लीमेंट करना, और जो ग्राउंड लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्य होता है। तो अगर ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इनकी पॉलिसीज़ को, तो जो कि कोई भी अपना लॉ बना ले या रेगुलेशन लिया है, कुछ भी लिया है, तो वो असरदार नहीं होगा, ये फेलियर ही साबित होगा। तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं वो जो निचले स्तर पे अधिकारी होते हैं, वो निभाते हैं, जैसे डीएम हो गए और भी आईपीएस, ये सब। अगर ये अपना कार्य सही से नहीं करेंगे तो कोई भी पॉलिसी या लॉ बना ली, वो एक क्या होगा? फेलियर साबित होगा। तो ऐसे ही ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जा रहा था, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल। तो वो अपने मन मुताबिक जो कम उनके फ़ायदे में हो रहा था, उनके मुताबिक कर रहे थे। तो ये सारे लॉ इस वजह से फेलियर थे, क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रही थी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो कि क्यों जो भी लॉ फेलियर साबित हुए, और इसके जो परिणाम में देखते हैं हम कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना दिमाग लगाया और जो सिविल सर्विस थी, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस कहते थे, सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट, जो उनके अधिकारी थे वो पहले कैसे, जो भी जिनको भी डीएम या फिर जो भी अधिकारी यहाँ पर बन के आते थे, वो इस एक हैलीबेरी कॉलेज था उसमें जाके ट्रेनिंग लेते थे। और वो ट्रेनिंग किनके द्वारा लेते थे? जिसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी स्पॉन्सर करती थी, सिर्फ वही बन सकते थे अधिकारी। तो आप जानते हैं कि उनके चुने हुए लोग ही वहाँ से पढ़ेंगे, फिर यहाँ आएंगे और उनके द्वारा पॉलिसी जो भी बनाई जाएगी, बट फैसला किनका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि इनके द्वारा स्पॉन्सर किए गए थे ये लोग, जो भी इनके कार्यकर्ता थे। तो इनकी बात मानेंगे, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया गया? पहली बार ओपन एग्जामिनेशन स्टार्ट किया गया, किसके लिए? कोवेनेंटेड सिविल सर्विस के लिए। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि ये सिविल सर्विस पहली बार इसके लिए ओपन एग्ज़ाम की व्यवस्था क्यों सोची गई, और इसको इम्प्लीमेंट 1853 से एनफोर्स हो गया, पर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 1833 के लॉ में। अभी हमने पूरा ये नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, आप इसको बाद में सही से पढ़ भी सकते हैं। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यही था यहाँ पे कि एक्ट इंट्रोड्यूस, इस एक्ट ने 1833 के एक्ट ने क्या किया? इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं वो एक सिविल सर्वेंट ही करता है। तो अगर वो ही अपनी जो शक्तियां हैं और जो पॉलिसीज ऊपर से सुझाई गई हैं वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो कोई भी लॉज क्या होगा? फेलियर कहलाएगा। तो इसलिए पहली बार एक ओपन कंपटीशन का सुझाव लाया गया, बट ये एनफोर्स नहीं हुआ। एनफोर्स कब होगा? ये 1850, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो भी गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वाज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट थी वो पहली बार क्या कहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड द काउंसिल वाज कॉल्ड इंडिया काउंसिल। और काउंसिल को क्या कहा गया, इंडिया काउंसिल। आपको ये सब वर्ड याद रखने की आवश्यकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जो लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश टू कोडिफाइंग ऑल इंडिया। और बताया गया कि लॉर्ड मैकले के द्वारा, जो चेयरमैन थे उनके, लॉ कमीशन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1833 में के रेगुलेटिंग एक्ट में। और जो लीगल एक्शन अगेंस्ट द स्लेवरी, और स्लेवरी जो भी दास प्रथा थी उसके खिलाफ क्या किया गया, लीगल एक्शन पहली बार लिया गया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब देख, ये तो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब एक और चीज करी गई इसमें, जो एक सेंट हेलेना आइलैंड था, ये इसको आप मान लीजिए। वर्ल्ड मैप की क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। इसी के बीच में पड़ता है सेंट हेलेना आइलैंड। जो भी शिप ये सब आते थे तो ये उनका रेस्टिंग प्लेस होता था। तो सबसे पहले 1659 में ब्रिटिश ने इसको कैप्चर किया था, लेकिन उसके बाद क्या किया डचों ने, जो डच थे उन्होंने कब 1673 में क्या किया गया, कैप्चर कर दिया गया डचों के द्वारा। फिर उसके बाद दोबारा ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था, क्योंकि जो चार्ल्स सेकंड थे उनकी शादी, उनको एक तरीके से दहेज के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आइलैंड मिल गया था दोबारा। यही बताया गया कि 1659 में उन्होंने इस आइलैंड पर कब्जा किया था। फिर 1673 में डचों ने जो कैप्चर कर लिया था, और फिर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1673 में ही एज अ शादी जो हुई थी तो उनको दहेज की, चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में ये आइलैंड दिया गया। पर जब ये आइलैंड दिया गया, पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1833 में, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस आइलैंड पर कोई कब्जा नहीं रहा। अब किसका कब्जा था, ब्रिटिश। क्योंकि अब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन कॉन्टिनेंट में लॉ बनाए जा रहे थे, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में आ गए थे। तो इस कारण से ये बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेंट हेलेना आइलैंड वाज आल्सो मर्ज्ड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में मर्ज हो गए थे, उसके द्वारा जुड़ गए थे जो ब्रिटिश क्राउन था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकार थे इस पे, वो क्या कर दिए गए, सीज्ड कर दिए गए। यहाँ यही समझाया गया है। ये थोड़ा जंगल हो गया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले 1659 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया, फिर 1673 में डच ने दोबारा कैप्चर कर लिया, और एज अ मैरिज एलरमनी 1673 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा दे दिया गया। पर अब 1833 आ गया था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो ये देख सकते हैं कि अब जो ब्रिटिश क्राउन था उसने अपने राइट्स इस पे पूरी तरीके से अपना लिए थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था वो सीज्ड कर दिया गया। अब देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा आज। हम नेक्स्ट एक्ट के अगली क्लास में देखेंगे। अब इस एक्ट में क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ी समरी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में। आज मेन पॉइंट ये था, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जैसे हमने बताया, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन कौन सा एक्ट में, 1773 एक्ट में लाया गया। और फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन पूछे तो 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट, कुछ भी कह सकते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक डेजिग्नेशन, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी उसकी डेजिग्नेशन को अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी इंडिया के सारे प्रेसिडेंसी में, उसको खत्म कर दिया गया, और सारी लेजिस्लेटिव पावर किसके हाथ में थी,
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, और सिविल और मिलिट्री जो भी पावर थी, सिविल या फिर मिलिट्री, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। और लॉज को अब एक्ट कहा जाने लगा, क्योंकि अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर के द्वारा पेश किए जाने लगे और एक कोडिफाइंग रूप में अपनाया गया, इसलिए इसको एक्ट कहा जाने लगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो बस एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करती थी, और जो भी चलाया जाता था सिस्टम इंडिया में, पॉलिसीज चलाई जाती थी, जो भी कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था या कुछ रिसोर्सेस, ये सब जो भी थे वो किनके नाम पे, इंटरेस्ट ऑफ हिज, किसके नाम पर किया जाने लगा, हिज मैजेस्टी या हर मैजेस्टी। ये टर्म याद रखने की आवश्यकता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हिज एंड हर मैजेस्टी का कॉन्सेप्ट कौन से चार्टर एक्ट में लाया गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसमें नेक्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट हम देखेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू।